मिलाने पर ये बहुत ज्यादा गर्म ब्लू फ्लेम पैदा कर सकती है। अब क्योंकि विज्ञान ने हमें इतना कुछ बता दिया है तो चलो अब उठाते हैं इस बात का फायदा और जानते हैं कैसे होती है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक ऑक्सीजन का सिलेंडर और उसका रेगुलेटर, और एक एसिटिलीन का सिलेंडर और उसका भी रेगुलेटर, और सिलेंडर से वेल्डिंग टॉर्च तक गैस को लेकर आने वाले पाइप। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जहाँ पर वेल्डिंग का काम बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है वहाँ पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन पाइप्स की मदद से वेल्डर के जॉब स्टेशन पर ही पहुँचाई जाती है। अब क्योंकि वेल्डिंग का काम बहुत खतरनाक है तो सुरक्षा के लिए जरूरी चीजें भी होनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 पे आता है प्रॉपर क्लोथिंग, क्योंकि ऊट पटांग कपड़े पहनने से आप खुद को और दूसरों को दोनों को खतरे में डाल दोगे। तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आसानी से आग ना पकड़े। इसके साथ साथ ग्लव्स और स्पेशल टाइप के गॉगल्स भी लगाने चाहिए जो आंखों को गर्म मेटल की तेज रोशनी से बचाएंगे। ये जो वेल्डिंग टॉर्च है ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन को सही मात्रा में मिलाती है और दोनों के रेशियो को कंट्रोल करने के लिए अलग से वाल्व दिए जाते हैं। टॉर्च को स्टार्ट करने से पहले ऑक्सीजन को बंद करके सिर्फ एसिटिलीन को ही पहले चालू किया जाता है और एक बार टॉर्च की आग पकड़ने के बाद ऑक्सीजन की सही मात्रा को एसिटिलीन के साथ मिक्स किया जाता है और यही ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा पैदा किए जा रहे तापमान को कंट्रोल करता है, जो अलग अलग टाइप के वर्क के लिए अलग ही होता है। तो वेल्डिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो 2 प्लेट आप वेल्ड करने वाले हैं वो दोनों प्लेट किसी भी तरह की गंदगी से बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जैसे ही वेल्डिंग ऑपरेटर टॉर्च से मेटल को गर्म करता है तो कुछ ही सेकंड में वेल्ड होने वाले मेटल्स का तापमान मेटल को प्लास्टिक स्टेज तक ले जाता है। ये वो स्टेज होती है जिसमें मेटल्स की एटम्स रीअरेंज होते हैं। अब 2 अलग अलग मेटल शीट्स को गर्म करने के बाद वेल्डिंग रोड के साथ मेल्ट करके एक सिंगल मेटल पीस में बदल दिया जाता है। अब इस तरह की वेल्डिंग तो थी बहुत आसान, क्योंकि आपकी मेटल की प्लेट बिल्कुल आपके सामने टेबल पर रखी हुई थी। लेकिन अगर आप ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं जो कि बहुत खतरनाक है तो वहाँ पर टेम्परेचर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर जरा सा भी ज्यादा हुआ तो पिघला हुआ मेटल ऊपर से नीचे टपक जाएगा। इतनी आसान भी नहीं है वेल्डिंग। हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग से मेटल्स को कट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दूसरे तरह की टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक एक्स्ट्रा वाल्व दिया है। तो काहे लगाया है हमने एक्स्ट्रा वाल्व? ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए। और क्या फायदा होगा ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करने से? अभी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो फ्लेम की सहायता से मेटल को किया जाता है बिल्कुल गर्म, और जैसे ही वो होता है लाल हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फ्लेम का प्रेशर गले हुए मेटल को नीचे की तरफ धकेल देता है और धड़ाधड़ मेटल शीट काटी जाती है। चलो अब जानते हैं स्पॉट वेल्डिंग के बारे में, जिसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी कहते हैं। तो कहाँ इस्तेमाल होती है ये? ज्यादातर मेटल शीट्स को अलग अलग पॉइंट पर जोड़ने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में दी हुई 2 कॉपर इलेक्ट्रोड्स करंट को अपने अंदर से मेटल शीट में भेजती हैं और इस मेटल शीट का रेजिस्टेंस करंट को आसानी से जाने का रास्ता नहीं देता, जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है बहुत तेजी से और पैदा होती है जबरदस्त हीट। और उसके बाद पैर से लीवर को दबाकर दोनों इलेक्ट्रोड की मदद से प्रेशर लगाकर दोनों शीट को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। ज्यादातर सारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसी एक सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है। अब बात करते हैं आर्क वेल्डिंग की, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। आर्क वेल्डिंग में हम लोग मेटल प्लेट को पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एक भारी भरकम केबल की सहायता से बहुत ज्यादा करंट इलेक्ट्रोड से होता हुआ एक आर्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है जो इलेक्ट्रोड और मेटल दोनों को मेल्ट करना शुरू कर देती है। और इस इलेक्ट्रोड पर एक स्पेशल केमिकल लगाया जाता है ताकि पिघला हुआ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर सके और हमें मिले अच्छी क्वालिटी का वेल्ड। तो कौन सा है ये केमिकल? ज्यादातर केस में हम इलेक्ट्रोड के ऊपर सेलुलोज पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑक्सीजन से पिघले हुए मेटल को बचाता है। और इसके साथ साथ निकल, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम और एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर वेल्डिंग मशीन काम कैसे करती है? इस मशीन में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं इसमें? इन सारी चीजों के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें हम खोलेंगे वेल्डिंग मशीन के ऊर्जे पूजे और समझेंगे बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, वेल्डिंग में हर बार एक ही मटेरियल को वेल्ड नहीं किया जाता, तो अलग अलग मटेरियल को वेल्ड करने के लिए अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और विदेशों में जॉब पाने के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल वेल्डर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसमें कुछ मेडिकल कंडीशंस भी है। आंखें होनी चाहिए चकाचक, दिमाग और शरीर पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए और शरीर में ताकत भी होनी चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज एक सर्टिफिकेट के
साथ मौजूद हैं। को विदेशों में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। देखो, इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी काम नहीं जहाँ पर कहीं ना कहीं वेल्डिंग की जरूरत ना पड़ती हो। एयरप्लेन के ढांचे से लेकर बिल्डिंग और ब्रिज का स्ट्रक्चर, सबमरीन से लेकर शिप तक, हर जगह वेल्डिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और कमाल की बात यह है कि वेल्डिंग जॉइंट रिवेट जॉइंट से ज्यादा मजबूत होता है। और एक मजे की बात सुनो, पाइपलाइन वेल्डिंग को हर कोई वेल्डर नहीं करता, बल्कि इसके लिए पहले स्पेशल टेस्ट पास करना पड़ता है। यानी आपको पाइप के अंदर से गुजरना पड़ेगा। और इसके अलावा भी पता नहीं ना जाने क्या क्या कराते हैं। वेल्डिंग मशीन की वर्किंग पर एक जबरदस्त वीडियो आने ही वाली है। ये था वेल्डिंग प्रोसेस के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।